नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के उद्देश्य क्या थे। देखिए, पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से ठीक है, गजनवी साम्राज्य की स्थापना हुई थी और अलाउद्दीन ने किस तरीके से गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में महमूद गजनवी उसको किस तरीके से उस साम्राज्य का विस्तार करता है, सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पिछला वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में ठीक है, आपको मध्यकालीन भारत की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सीरीज़ में मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ। तो देखिए, ये इतना जो पूरा रीजन था, ये पूरा का पूरा रीजन किसके अंदर आता था? गजनवी सल्तनत के अंदर। ये है गजनवी सल्तनत, ठीक है, ये पूरे हिस्से में गजनवी सल्तनत है। तो जैसे भारत का पंजाब हो गया और इधर पे को आप लोगों का ये हरियाणा, सॉरी पंजाब हरियाणा, ये सारे हिस्से, ऊपर हल्का कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का, ये सारे हिस्से ठीक है, किसके अंदर आए थे? गजनवी सल्तनत के अंदर, जब महमूद गजनवी ने इंडिया पे क्या किया था? अटैक किया था और उसके कुछ हिस्सों को जीत लिया था, ठीक है। तो ये बनती है हमारी क्या? गजनवी सल्तनत। अब देखिए, महमूद गजनवी ने आखिर भारत पे आक्रमण किया क्यों? देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पे कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। तो उसके पीछे कारण क्या था कि क्यों महमूद गजनवी ने ये आक्रमण किए? ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो पे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो देखिए, इस विषय में कि महमूद गजनवी ने क्यों इतने आक्रमण किए, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे जो प्रोफेसर, ठीक है, मोहम्मद हबीब हैं, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, इनका क्या मानना है कि महमूद गजनवी ने आक्रमण क्यों किए थे? ठीक, देखिए, एक पर्टिकुलर राय नहीं बन पाई सारे इतिहासकारों की। हाँ, फिर भी ओवरऑल जब हम सब सारे इतिहासकारों की बातें समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि महमूद गजनवी ने आखिर आक्रमण किए क्यों थे। तो देखिए, जो प्रोफेसर है मोहम्मद हबीब, एक बार देख लीजिए, ये है प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, ठीक है। 1985 से, ये देखिए 1895 से 1971 तक इन्होंने काम किया है। तो ये एक भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में काम किया था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी ये हुए थे, गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सहयोगी थे। 1967 में भारतीय उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार भी थे, ठीक है, जिसमें वीवी गिरी से हार गए थे। तो ध्यान देना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वीवी गिरी के अपोजिशन में कौन थे उस वक्त? मोहम्मद हबीब थे, ठीक है। चलिए, तो ये एक इतिहासकार है। अब देखिए, मोहम्मद हबीब का क्या मानना है, उस चीज़ को एक बार देखते हैं। देखिए, जो यहाँ पे को देखिए, ठीक है, प्रोफेसर, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे को, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब। तो देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के अनुसार कि देखिए, एक तो क्या था कि जो गजनवी था उसने क्या किया था? देखिए, खलीफा से ठीक है, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। बल्कि ये जो महमूद गजनवी था, ये सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला, ठीक है, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला क्या था? शासक था। तो प्रोफेसर मोहम्मद हबीब क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि देखिए, जैसे महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, तो इसका ये रहता था कि जो खलीफा है, ठीक है, खलीफा के सम्मान में, ठीक है, खलीफा को खुश करने के लिए, खलीफा के सम्मान में, ठीक है। अब देखिए, खलीफा ये उस टाइम पे ठीक है, जो मुस्लिम सत्ता होती थी उसमें एक प्रधान पद होता था, ठीक है, एक बहुत बड़ा पद होता था खलीफा, ठीक है। ये कुछ और खलीफा मत समझ लेना। तो देखिए, खलीफा एक बहुत बड़ा पद होता था। तो खलीफा के सम्मान में, ठीक है, जो महमूद गजनवी है उसने क्या किया? कसम खाई थी, ठीक है, उसने क्या किया था? सम्मान में कसम खाई थी कि वो क्या करेगा? भारत में आक्रमण करेगा, ठीक है, भारत में हर साल क्या करेगा?
आक्रमण करेगा। तो एक तो जो कसम इसने खाई थी कि हर साल आक्रमण करेगा, और क्यों खाई थी, ये खलीफा को खुश करने के लिए खाई थी ये कसम, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये भी है कि हर साल वो क्या करता था, भारत में आक्रमण करता था, ठीक। लेकिन देखो ये रीज़न बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, बात समझ में आ रही है आप लोग के, कि ये रीज़न बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है, ठीक। देखिए, और दूसरा क्या है कि जो मध्य एशिया में, ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है कि मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में मुसलमानों के बीच लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता था। मध्य एशिया में, ठीक है, मुसलमानों के बीच लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता था, ठीक है, लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता था। देखिए, चाहता था। उस टाइम पे क्या होता था कि रूढ़िवादी लोग ज़्यादा होते थे, ठीक है। तो ये जो रूढ़िवादी लोग हुआ करते थे, तो रूढ़िवादी लोगों को कैसे खुश किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे को जो आप लोगों का ये सल्तनत बनती है, इधर पे को देखिए, अब यहाँ पे को मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, ठीक है, इसकी सल्तनत में ये पूरी मुस्लिम आबादी यहाँ पे को थी, जो इराक, ईरान वगैरह वाला सारा हिस्सा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला। तो अब मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए ये क्या करता था, इंडिया पे अटैक करता। क्यों, इंडिया पे उस टाइम पे यहाँ पे को, इसको यहाँ पे को देखिए, इतने हिस्से में हिंदुशाही राज्य था। बात समझ में आया आप लोगों के, कि जब इसने कसम खाई थी ना ये भारत पे आक्रमण करेगा, तो उस टाइम पे इतना पूरा गजनवी सल्तनत में नहीं था ये लगभग इतना हिस्सा ये जो था ये हिंदुशाही राज्य था, ठीक है। ये कौन सा राज्य था, हिंदुशाही राज्य था। यहाँ पे को जो शासन था वो किसका था, हिंदुओं का शासन था। तो ये हिस्सा इसने बाद में अपनी सल्तनत में मिलाया। यहाँ पे को राजा जयपाल का शासन था, ठीक है, किसका शासन था, राजा जयपाल का शासन था। तो इधर जो मुस्लिम जनता थी ये रूढ़िवादी जनता थी, उस टाइम पे जो मुस्लिम जनता हुआ करती थी वो रूढ़िवादी जनता थी। तो उनको खुश करने के लिए कि हाँ हमने हिंदुशाही राज्यों को क्या कर लिया है, जीत लिया है, ठीक है, तो हिंदुओं को हमने अपने अधीन कर लिया है, हिंदुशाही राज्यों को जीत लिया है। तो ये मैसेज ये मुस्लिम जनता को देना चाहता था, और मुस्लिम जनता को खुश करके उनमें लोकप्रिय होना चाहता था। तो इस वजह से भी इसने क्या किया, भारत पे लगातार ये आक्रमण करता रहा, ठीक है। एक रीज़न ये भी है। तो देखिए, फिलहाल कितने रीज़न हो गए, 2 रीज़न। एक तो जो खलीफा है उसको खुश करना है, दूसरा क्या करना है, जो मुस्लिम आबादी है उसको खुश करना है, ठीक है। तीसरा देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, इसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न मानूंगा, ठीक है। देखिए, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो क्या है, धन की प्राप्ति, ठीक है, धन की प्राप्ति। इसको धन भी तो चाहिए था, धन की प्राप्ति। अब देखिए होता क्या है ना, ये जो मध्य एशिया वाला रीजन है ना, मध्य एशिया के रीजन में देखो छोटे छोटे राज्य जो थे, तो पहले तो गजनवी ने क्या करना था कि छोटे छोटे राज्यों को जीतना था, तभी एक पूरी बड़ी सल्तनत बनती, ठीक है। अब इस पूरी बड़ी सल्तनत को बनाने के लिए मध्य एशिया के छोटे छोटे राज्यों को अगर जीतना है तो इसको किसकी ज़रूरत थी, एक सेना की ज़रूरत थी, ठीक है, एक सेना की ज़रूरत थी। अब जो सेना है, तो सेना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, होगी नहीं होगी। तो देखिए, धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसने कहाँ अटैक किया, इंडिया में अटैक किया, क्योंकि इंडिया में ना बहुत ज़्यादा धन हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। इंडिया के जो मंदिर थे, ठीक है, लोगों के पास खाने पीने के लिए भले ही ना हो, लेकिन मंदिरों में क्या होता था, अपार धन दौलत होती थी। और देखिए वो तो समय भी वैसा ही था कि अभी भी देख लीजिए, अभी भी मंदिरों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो उस टाइम पे ये और ज़्यादा था, और अभी के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम पे। तो इसको पता था कि इंडिया के जो मंदिर हैं वहाँ पे को बहुत ज़्यादा क्या होता है, पैसा होता है। बाकी फिर जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको लूटना है, और जो मंदिर है मंदिरों को लूटना है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से धन की ज़रूरत को पूरा करना है। और जैसे कोई राजा हार गया तो उससे क्या है, पैसा लेगा, ठीक। तो इस तरीके से धन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसने क्या किया, इंडिया पर अटैक किया। तो ये सबसे मेन रीज़न है,
ठीक है, धन की प्राप्ति इसमें क्या है, सबसे मेन रीज़न है कि पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसने क्या किया, इंडिया पर अटैक किया। अब देखिए, एक तो ये चीज़ है, दूसरा प्रोफेसर ठीक है, प्रोफेसर नाजिम। देखिए, प्रोफेसर नाजिम क्या मानते हैं, प्रोफेसर नाजिम ये मानते हैं कि जिस तरीके से ठीक है इसने अटैक किया भारत पे, ठीक, भारत पे किसका शासन था, हिंदुओं का शासन था, हिंदू राजाओं का शासन था, ठीक हो गया। तो प्रोफेसर नाजिम क्या बोलते हैं, प्रोफेसर नाजिम ये बोलते हैं कि देखिए, अगर इसका मकसद ठीक है, महमूद गजनवी का मकसद केवल हिंदुओं को परेशान करना होता, ठीक है, तो ये क्या करता, केवल हिंदू राज्यों पे ही अटैक करता। लेकिन गजनवी ने क्या किया था, जितना हिंदू राजाओं को परेशान किया था, ठीक है, जितना हिंदू राजाओं को परेशान किया था, उतना ही परेशान इसने किसको किया था, उतना ही परेशान इसने ये पीछे की तरफ जो ठीक है, इधर देखिए पीछे की तरफ ये जो राज्य है ना यहाँ पे को, ठीक है, इधर ये जो पीछे की तरफ राज्य है, मध्य एशिया से पीछे की तरफ ये जो राज्य है, ठीक है, यहाँ पे को जैसे ईरान वगैरह वाला जो राज्य हो गया, ठीक है, ईरान ठीक है, ईरान हो गया, और ट्रांस आक्सियान हो गया, तो यहाँ तो मुस्लिम सत्ता हुआ करती थी। तो जितना इसने इधर हिंदुओं को परेशान किया, उतना ही इसने इधर पीछे की तरफ को क्या किया, जो इधर की तरफ होते थे ईरान इराक वाले एरिया में जो लोग होते थे, उनको भी इसने जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, ठीक है, मुस्लिम शासकों को भी इसने उतना ही परेशान किया। तो अगर देखिए, अगर केवल धर्म प्रचार इसका इरादा होता, ठीक है, इसका इरादा सिर्फ ये होता कि यहाँ हिंदू शासक हैं इसलिए हमने अटैक करना है, ठीक है, तो ये पीछे अटैक नहीं करता, फिर ये हमेशा आगे को ही अटैक करता इधर, ठीक है, इंडिया की तरफ करता। लेकिन जितना परेशान इसने हिंदू राजाओं को किया, उतना ही परेशान इसने क्या किया, इधर जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे उनको भी परेशान किया। तो ओवरऑल क्या है ना, होता क्या था, उस टाइम पे पैसों की ज़रूरत होती थी, उस टाइम पे क्या, पैसों की ज़रूरत तो अभी भी होती है, बट एक शासक के लिए ठीक है पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी सेना रखनी है तो उसको पैसा चाहिए होगा, और जहाँ से पैसा मिलेगा ऑब्वियस सी बात है वो वहीं को क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इन सबको मिला के, अब जैसे उत्बी है, उत्बी, ठीक है, उत्बी ये कौन है, ये महमूद, ठीक है, महमूद गजनवी का, ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी, ठीक है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है, ठीक, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है। ये महमूद गजनवी के दरबार में था, ठीक है। तो जब ये महमूद गजनवी के दरबार में था तो ये क्या करता था, महमूद गजनवी जहाँ भी जाता होगा, जो भी करता होगा, उसका इतिहास लिखता था, ठीक है, कि अपने गजनवी भाई ने ये कर दिया, अपने गजनवी भाई ने वो कर दिया, ये वाला राज्य जीत लिया, वाला मीन्स की तारीफों के पुल बांटता होगा, ठीक है, और उसका इतिहास लिखता होगा, तब जाके महमूद गजनवी क्या होता होगा, इससे खुश होता होगा, ठीक है, यही तो होता होगा। तो देखिए, ये महमूद गजनवी का क्या था, दरबारी इतिहासकार था। तो ये मानता है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों को जिहाद बोला जाए। तो ये महमूद गजनवी के आक्रमणों को क्या मानता है, जिहाद मानता है, ठीक है। और जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद का मतलब होता है ठीक है, हिंदुओं पे विजय प्राप्त करना, ठीक है, हिंदुओं पे विजय प्राप्त करना, यही तो होता है उनके हिसाब से जिहाद का मतलब। अब देखिए, ये नॉर्मली जो बुकों पे लिखा होता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली जिहाद का क्या मतलब होता है वो मुझको भी नहीं पता है, ठीक है। तो उद्बी क्या मानता है, महमूद गजनवी को दरबारी इतिहासकार मानता है, सॉरी, उद्बी जो है वो महमूद गजनवी के आक्रमणों को क्या मानता है, जिहाद मानता है, ठीक हो गया। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो ओवरऑल ये बोला जा सकता है कि केवल हिंदुओं को परेशान करना, हिंदू शासकों को परेशान करना इसका उद्देश्य नहीं था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका उद्देश्य ऐसा नहीं था कि केवल ये हिंदू शासकों को परेशान करे, बल्कि इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, धन की प्राप्ति, ठीक है, पैसा इसका मेन मकसद था, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा था, तो इसको पता था कि इंडिया में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे,
ठीक। तो देखिए, अब एक बार ये देखते हैं कि भारत की जो उस टाइम पे कंडीशन थी ना, जब महमूद गजनवी ने अटैक किया, उस टाइम पे भारत की कंडीशन क्या थी, एक बार उसको समझो। देखो, ऐसा नहीं था कि महमूद गजनवी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इंडिया के शासक उसको हरा नहीं सकते थे, ऐसा नहीं था। इंडिया के जो शासक थे वो उसको हरा सकते थे, बट दिक्कत क्या थी ना, इंडिया के जो राजा थे वो खुद आपस में लड़े रहते थे, इस वजह से वो लोग हरा नहीं सके। देखिए, इंडिया की स्थिति क्या थी, जिस टाइम पे महमूद गजनवी के आक्रमण होते हैं, उस टाइम पे जो इंडिया है ना, इंडिया में आप लोगों को पता होगा कि ये इस वाले रीजन पे क्या हुआ करते थे, ठीक है, प्रतिहार, और यहीं पे को क्या होते थे, राष्ट्रकूट हुआ करते थे, ठीक है, प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए। अब देखिए, प्रतिहार राष्ट्रकूट आपस में लड़े रहते थे, ठीक है, और ये जो चालुक्य वंश हुआ करता था, आप लोगों को पता होगा कि ये जो गुजरात वाला हिस्सा था, यहाँ पे को जैसे प्रतिहार वगैरह हुआ करते थे, तो प्रतिहारों के जो सामंत थे, ये इस वाले गुजरात वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में ना, इनके जो सामंत थे वो कौन थे, वो थे चालुक्य, ठीक है। चालुक्य क्या थे, इनके सामंत थे। तो चालुक्यों ने अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, मीन्स कि अब वो स्वतंत्र से अपना राज्य स्थापित करेंगे, और ठीक है, प्रतिहारों को टैक्स नहीं देंगे। तो चालुक्य और प्रतिहारों की आपस में लड़ाई हो, ठीक है, आपस में लड़ाई थी। राष्ट्रकूट हो गए और प्रतिहार हो गए, इनकी आपस में लड़ाई थी। इधर से नीचे, ठीक है, जो चोल वगैरह वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ चोल शासक हुए थे, और इधर जो बंगाल के पाल शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो इनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। आप लोगों को पता भी होगा, एक चोल शासक, चलिए आप लोगों का होमवर्क है, किस चोल शासक ने, ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम, सॉरी, किस शासक ने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, ठीक है, किस शासक ने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। तो ये आप लोगों ने चेक करना है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई इन लोगों की क्या थी, आपस में लड़ाई होती थी। तो देखिए, सब एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। तो किसी ने ना ऊपर की तरफ से आने वालों पे ध्यान ही नहीं दिया। बात समझ आ रही, ऊपर से जो आक्रमण हो रहे थे, किसी ने इन आक्रमणों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर ये लोग ऊपर की तरफ जो होने वाले आक्रमण है, ऊपर से जो आक्रमण हो रहे हैं, उसकी तरफ अगर ये लोग ध्यान देते, तो शायद महमूद गजनवी एंटर ही नहीं कर पाता। क्योंकि ये जो प्रतिहार था, चोल चालुक्य थे ना, ये अपने आप में बहुत पावरफुल शासक हुआ करते थे, ठीक है, ये अपने आप में क्या थे, बहुत पावरफुल थे। अगर ये एक साथ मिलके गजनवी का सामना करते, तो फिर गजनवी शायद भारत में एंटर नहीं कर पाता। गजनवी भारत में ऊपर से, गजनवी छोड़ो, ऊपर से जितने लोग एंटर किए ना, वो क्यों किए, क्योंकि भारत के जो राजा थे वो आपस में लड़ते थे, आपस में उनकी बनती नहीं थी, ठीक है। इस वजह से ऊपर वालों को मौका मिल जाता था भारत में एंटर करने का, एक ये। दूसरा जो रीजन है, भारत में जाति प्रथा, ठीक, जाति प्रथा, जो कास्टिज्म था भारत में, वो पीक पे था, ठीक है, वो क्या था, पीक पे था। मीन्स कि कास्टिज्म इतना था जिसकी कोई हद नहीं थी। तो अपने पीक लेवल पे कास्टिज्म था। तो कास्टिज्म की वजह से क्या था ना, देखिए, लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो बाहर से आक्रमण करने वालों का क्या सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अलग अलग जाति प्रथाएं थी, जैसे ठीक है, 4 तो वर्ण हो गए, फिर उन 4 वर्णों के भी और बहुत सारे वर्ण थे। तो इस तरीके से लोग आपस में क्या थे ना, बिखरे पड़े थे, ठीक। और साथ साथ ही यहाँ पे को हमको कुछ चीज़ों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे कास्टिज्म इतना ज़्यादा पीक पे था कि कुछ लोगों ने नए नए धर्म बना लिए थे, ठीक है। जैसे एक बुक है राजशेखर की, ठीक है, राजशेखर की क्या है, कर्पूर मंजरी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है, कर्पूर मंजरी,
ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं हाँ क्वेश्चन, कि कर्पूर मंजरी किसने लिखी थी, ये राजशेखर ने लिखी थी। ठीक है, तो इस बुक में राजशेखर ने क्या बताया है कि जो शैव योगी हुआ करते थे, शैव योगी ये एक अलग से संप्रदाय था। ठीक है, शैव योगी, योगियों का क्या था, एक अलग से संप्रदाय था। तो शैव योगी जो भैरवानंद थे, ठीक है, भैरवानंद, शैव योगी भैरवानंद के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, भैरवानंद के सिद्धांतों का, ठीक है, सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है किसमें, ये राजशेखर की जो कर्पूर मंजरी है उसमें किसका उल्लेख मिलता है, जो शैव योगी हैं भैरवानंद, ठीक है, शैव योगी भैरवानंद, इनके सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। तो इनके जो सिद्धांत थे, इनके सिद्धांत क्या थे, देखिए इनके सिद्धांत ये थे कि मदिरा, ठीक है, मीन्स दारू, और नारी, मदिरा और नारी, ठीक है, इनके सेवन से हम बलवान बनते हैं, ये इनके सिद्धांत हुआ करते थे। अब देखिए कैसे बलवान बनते होंगे वो मुझको भी नहीं पता है, बट इनके सिद्धांत ऐसे हुआ करते थे कि मदिरा और नारी का सेवन करने से हम क्या बनते हैं, बलवान बनते हैं। इसलिए डेली क्या करते थे, मदिरा और नारी का सेवन करते थे। ठीक है, तो ये शैव योगी भैरवानंद के सिद्धांत थे। तो ये किस में लिखा है, ये कर्पूर मंजरी में लिखा है, और कर्पूर मंजरी किसने लिखी है, राजशेखर ने लिखी है। ठीक है, यहीं पे को देखो एक बुक है क्षेमेंद्र, ठीक है, क्षेमेंद्र की, सॉरी क्षेमेंद्र बोल रहा हूँ, क्षेमेंद्र की एक बुक है मातृका, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, मातृका, क्षेमेंद्र की एक बुक है मातृका, ये एक वैश्या की जीवन चरित है। ठीक है, एक वैश्या की क्या है, वैश्या की जीवन चरित है, जीवन चरित, ये क्या है, एक वैश्या की जीवन चरित है। तो इसमें भी हम लोगों को कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए भारत की स्थिति क्या थी कि राजा आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जाति प्रथा अपनी पीक पे है, जाति प्रथा इतनी पीक पे है कि इस जाति प्रथा से तंग आके लोगों ने क्या कर लिए, अपने अलग अलग क्या बना दिए, संप्रदाय बना दिए, सॉरी, अपने अलग अलग क्या बना दिए, संप्रदाय बना दिए। तो अब देखिए सब लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार, ठीक है, अपने अपने सिद्धांत बना रहे हैं, अपना अपना संप्रदाय बना रहे हैं। तो जो स्थिति है ना वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, स्थिति क्या है, अनबैलेंस्ड है, मीन्स कि कोई एक ऐसा बड़ा साम्राज्य नहीं है जो ओवरऑल इस इंडिया को, ठीक है, कंट्रोल कर सके। इंडिया को कंट्रोल करके ठीक है कुछ ऐसे नियम बना सके कि जाति प्रथा कम हो और एक केंद्रीय प्रशासन के अंदर सबको बांधा जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपनी जगह में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ऐसे लोगों को हुआ। ठीक है, जैसे महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, ऊपर से जितने भी आक्रमणकारी आए उन सबको इनका फ़ायदा हुआ। ठीक, अब देखिए जो महमूद गजनवी था उसने कितने आक्रमण किए थे, उसने टोटल, जो इतिहासकार है इलियट, ठीक है, हेनरी इलियट, इलियट के अनुसार सन 1000 से लेके 1027 तक, ठीक है, महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए भारत पे। कितने, 17 आक्रमण किए थे भारत पे। अब देखिए ये जो 17 आक्रमण है ना, इनके बारे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन चीज़ें ही इसमें समझो। ठीक, देखो ये था, यहाँ पे को देखो, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि ये जो हिस्सा था ना, ठीक है, ये हिस्सा, चलिए एक बार इसको यहाँ पे को दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गई गजनवी सल्तनत। ठीक है, जब महमूद गजनवी ने पहला युद्ध किया था, तो जब महमूद गजनवी ने पहला युद्ध किया था तो उस टाइम पे गजनवी सल्तनत इतनी थी, ये गजनवी सल्तनत इतनी थी उस टाइम पे जब महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था।
इतने हिस्से में कौन हुआ करते थे? हिंदुशाही राज्य। और इसका राजा क्या था? जयपाल। तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले हिंदुशाही राज्य पे ही अटैक किया। देखिए जयपाल अपने आप में ठीक है पावरफुल राजा था, अपने आप में क्या था? पावरफुल राजा था। तो सबसे ज्यादा महमूद गजनवी का जो विरोध किया ना, प्रतिरोध किया, सबसे ज्यादा जो युद्ध किया वो किसने किया? जयपाल ने ही किया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब मैंने आप लोगों को बताया भारत की स्थिति कैसी थी कि आपस में ही राजा एक दूसरे के साथ क्या करते थे? लड़ते रहते थे। ठीक है। एकता का अभाव था और युद्ध कौशल जो थे, ये जो सैनिक हुआ करते थे वो युद्ध कौशल बहुत अच्छा नहीं सीख पा रहे थे उस टाइम पे। और ये जो पीछे से ये लोग आते थे ना, ये इधर से, ये ईरान इराक इस तरफ से, इनके पास ना घोड़ों की सेना हुआ करती थी। ठीक है, घोड़ों की सेना। अब एक चीज़ देखो, घोड़ा बहुत तेजी से भागता है और भारत के जो राजा हुआ करते थे ना, वो हाथी में युद्ध लड़ने जाया करते थे। ठीक है। और हाथी बहुत स्लो चलता है। बात समझ में आई? तो दोनों में बहुत अंतर है। और युद्ध में ना तेज गति की आवश्यकता होती है, ना कि स्लो गति की। लेकिन हाथी पे चलना भारत के राजाओं की शान हुआ करती थी, इस वजह से वो हाथी से उतरते नहीं थे। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे युद्ध है ना जहाँ पे वो भारत के राजा इसी वजह से हारे, क्योंकि वो हाथी में बैठे थे। ठीक है। और ये जो आते थे ना, ये बहुत तेजी से चलने वाले घोड़ों में आते थे, कब आके उड़ा के लेके गए पता नहीं चलता था। ठीक है। तो देखिए अब हुआ क्या, ये जो राजा जयपाल था ना, महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किए, बार बार आक्रमण किए, तो जयपाल ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की, बट हर बार क्या हो जाता था? जयपाल हार जाता था। तो इस वजह से जयपाल ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ठीक है। इसके आक्रमणों से परेशान हो गए, बार बार हार के जयपाल ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। बट जयपाल क्या था? जयपाल एक पावरफुल राजा था। ठीक है। मीन्स कि हार मानने वाला राजा नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी थी कि बार बार हार जा रहा था, तो लास्ट में क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। जो ये महमूद गजनवी का छठा आक्रमण था ना, छठा आक्रमण, शिस्त। ठीक है। देखिए पहला आक्रमण हुआ, दूसरा, तीसरा, 17 आक्रमण किए टोटल। तो अब मैंने बोला कि सारे आक्रमणों के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। ये जो छठा आक्रमण था, देखिए छठे आक्रमण में एक किस्सा भी हुआ था कि छठा आक्रमण किया था आनंदपाल के विरुद्ध, आनंदपाल के विरुद्ध। और ये आनंदपाल कहाँ है? ये यहीं है, आए ये वाले रीजन में। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना हिंदुशाही राज्य का, ठीक है, यही है कौन? आनंदपाल। तो देखो आनंदपाल जो था, आनंदपाल लिख दिया मैंने, आनंदपाल हो गए। ठीक है। आनंदपाल उस टाइम पे क्या था कि आनंदपाल ने क्या किया, देखो एक बार इसको समझो। आनंदपाल ने इसको गौरी को हराने के लिए, सॉरी गौरी, गजनवी को हराने के लिए नीचे के जो राजपूत राजा थे, राजपूत राजाओं से मदद मांगी। ठीक है। इधर जो राजपूत राजा हुआ करते थे, राजपूत राजाओं से मदद मांगी और एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी। तो आनंदपाल जीत जाता गजनवी से। ठीक है। बट हुआ क्या ना कि देखो एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी और जो राजपूत राजा थे सारे राजा मिले और मिलने के बाद एक संघ बनाया और एक बड़ी सेना तैयार की। और बड़ी सेना तैयार करने के बाद ये गजनवी की सेना को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने टक्कर दी। ठीक है। तो गजनवी की सेना पीछे भागने वाली थी। ठीक है। गजनवी की सेना क्या थी? पीछे को भागने वाली थी। अचानक इतने में हुआ क्या कि जिस हाथी में आनंदपाल बैठा था ना, वो हाथी डर गया। ठीक है। युद्ध में डर गया होगा हाथी। ठीक है। और डर के ना हाथी भाग गया। अब हाथी भाग गया तो सोचो उसके ऊपर कौन था? उसके ऊपर कौन था? उसके ऊपर आनंदपाल था। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाथी भाग रहा है, उसके ऊपर आनंदपाल है, तो इसका मतलब आनंदपाल भाग गया। तो यहाँ जो गजनवी की सेना थी और इधर से जो इनकी सेना थी, उनको लगा कि हमारा तो राजा ही भाग गया है। ठीक है। हाथी डर के भागा तो यहाँ जो सेना थी वो तितर बितर हो गई और इसका फायदा गौरी को, ये गजनवी को मिल गया और गजनवी ये वाला युद्ध भी जीत गया। तो देखो हाथी में चलना इनकी शान हुआ करती थी भारत के राजाओं की, बट हाथी में चलना ये कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी। हाथी एकदम स्लो चलता है। ठीक है।
और कभी कभार वो युद्ध क्षेत्र में डर के भाग जाता है, जिससे हमारी सेना को नुकसान होता है। वो हाथी में चढ़ के ही युद्ध किया करते थे, ठीक। और बाकी ये लोग जो करते थे, ये घोड़ों में आते थे, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़ों में आते थे। तो इसका प्लस पॉइंट इनको मिलता था, जो पीछे के लोग होते थे, ठीक है, ये मध्य एशिया वगैरह से जो आते थे। तो ये कब हुआ था? छठे युद्ध में। और छठा युद्ध किसके साथ हुआ था? आनंदपाल के साथ हुआ था, ठीक है। छठा युद्ध किसके साथ हुआ था? आनंदपाल के साथ हुआ था। देखिए उसके बाद क्या है कि उसके बाद 15वां युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15वां जो युद्ध था वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि इसने पंजाब को जीता था, ठीक है, पंजाब को जीता। अपने 15वें युद्ध में इसने किसको जीता? पंजाब को जीता, ठीक है। और पंजाब को जीतने के बाद ना इसने अपने सिक्कों में, जो इसके सिक्के हुआ करते थे, ठीक है, अपने सिक्कों में किसका चित्र अंकित किया? घुड़सवार और नंदी का। किसका? घुड़सवार और नंदी, नंदी बैल जो होता है ना, नंदी का चित्र अंकित किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, घुड़सवार और नंदी का चित्र किसने अंकित किया था? महमूद गजनवी ने अंकित किया था अपने 15वें युद्ध को जीतने के बाद। और 15वें युद्ध में इसने किसको जीता था? पंजाब को जीता था, ठीक है। और मुस्लिम शासकों में ना, ठीक है, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, मुस्लिम शासकों में, ठीक है, मुस्लिम शासकों में ये सबसे पहले महमूद ही था जिसने भारतीय ढंग के सिक्कों को ढलवाया था, मतलब भारत के जैसे सिक्के ढलवाए थे, ठीक है। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम, ठीक, सर्वप्रथम महमूद ने ही, ठीक, महमूद ने ही क्या किया था? भारतीय ढंग के सिक्के ढलवाए थे, भारतीय ढंग के, ठीक है, ढंग के सिक्के ढलवाए, ठीक, भारतीय ढंग के सिक्के ढलवाए। अब देखिए एक और फैक्ट है, ये याद रखना है आप लोग कि जो सर्वप्रथम महमूद ने ही क्या किया था? भारतीय ढंग के सिक्के ढलवाए थे। घुड़सवार और नंदी का चित्र अपने सिक्कों में किसने अंकित किया? ये महमूद गजनवी ने अंकित किया, ठीक है। इसके सिक्के जो थे ना, वो दिल्ली वाला नाम से फेमस हुआ करते थे। किस नाम से फेमस थे? दिल्ली वाला। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना कि दिल्ली वाला, ठीक है, दिल्ली वाला के नाम से किसके सिक्के प्रसिद्ध थे? किसके सिक्के प्रसिद्ध थे? महमूद गजनवी के सिक्के प्रसिद्ध थे। इनका जो वजन होता था ना, ठीक है, इनका वजन होता था 56 ग्रेन। अब ग्रेन क्या होता है? उस टाइम पे माप तोल की इकाई होगी, ठीक है, जैसे आजकल किलोग्राम चलता है ना, तो उस टाइम पे ग्रेन चलता होगा, वो उन लोगों की अपनी क्या होती होगी? इकाई होती होगी, ठीक। तो एक तो ये था इसका जो इम्पोर्टेंट आक्रमण था। एक छठा आक्रमण मैंने बताया, 15वां आक्रमण। फिर जो 16वां आक्रमण इसने किया था, ठीक है, 16वां जो इसने आक्रमण किया था, देखिए सॉरी, 16वां आक्रमण 1025 में, ठीक है, 1025-26 में सोमनाथ के मंदिर पे हुआ था। ये सबसे फेमस आक्रमण था, ठीक है। अब देखिए सोमनाथ के मंदिर पे जो आक्रमण हुआ था उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है। इसको अभी मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो ना अपने आप में बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वैसे ये इतना लंबा हो चुका है। तो 16वां जो आक्रमण था उसमें किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को। ऐसे याद करना ना, 16 और सोमवार, ठीक है, 100 से स्टार्ट हो रहा है ना दोनों का नाम, सॉरी। तो सोमनाथ मंदिर पे इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और जो सबसे अंतिम आक्रमण था वो क्या था? 17वां आक्रमण था। ये क्या था? सबसे अंतिम आक्रमण था, सबसे अंतिम आक्रमण। और ये किसके विरुद्ध किया था? ये किया था जाट और खोखरों के विरुद्ध, और खोखरों के विरुद्ध। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हाँ, कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? जाट और खोखरों के विरुद्ध था,
ठीक है। अब देखिए जो महमूद गजनवी है, अच्छा सॉरी मैं गौरी बोल जा रहा हूँ किसी किसी टाइम पे, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, गजनवी है वो। ये बोलते बोलते क्या होता है मुंह से कभी कभार गौरी भी निकल जाता है। देखिए ये जो गजनवी था, इसके दरबार में के कुछ फेमस लोग हैं, जैसे उसमें जैसे अलबरूनी हो गया, ठीक है। अलबरूनी ये किसके दरबार में था? महमूद गजनवी के दरबार में था, ठीक है। और इसका जो इतिहासकार हो गया उत्बी, ये किसके दरबार में था? गजनवी के दरबार में था। फराबी हो गया, ये भी किसके दरबार में था? गजनवी के दरबार में था। ये फराबी कौन था? ये दर्शन शास्त्र का विद्वान था, ठीक है। दर्शन शास्त्र का विद्वान था। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, कि जैसे अलबरूनी किसके दरबार का, ठीक है, कवि था, या फिर उद्बी किसके दरबार का इतिहासकार था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और फिरदौसी हो गया, ठीक है। कौन? फिरदौसी। फिरदौसी किसके दरबार में था? इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये किसके दरबार में? ये सब किसके दरबार में थे? महमूद गजनवी के दरबार में। और भी थे इसके दरबार में, वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिर इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। कि अलबरूनी किसके दरबार में था, उत्बी, फराबी, फिरदौसी ये किसके दरबार में थे करके, ठीक। तो उत्बी ने 2 किताबें लिखी थी। उत्बी की 2 किताबें हैं, ठीक है। एक है कौन सी? किताब उल, ठीक है, किताब उल यमनी, ठीक। ये किसने लिखी? ये उत्बी की लिखी गई किताब है। और दूसरी है तारीख, ठीक है। अब ये क्या था? तारीख ना, ठीक। तारीख है यमनी, ठीक है। ये 2 किसने लिखी है? ये उत्बी ने लिखी है। और ये पूछे जाते हैं हाँ इस टाइप के क्वेश्चन। और देखिए ये जो फिरदौसी था ना, फिरदौसी ये क्या था? कवि था। फिरदौसी कौन था? कवि था, ठीक है। तो फिरदौसी को पूर्व का होमर भी बोला जाता है। पूर्व का होमर किसको बोला जाता था? फिरदौसी को बोला जाता था, ठीक है। पूर्व का होमर किसको बोला जाता था? फिरदौसी को बोला जाता था, ठीक है। और ये जो फिरदौसी था ना, फारसी भाषा की नींव रखने वाला, ठीक है। सॉरी, फारसी भाषा की नींव रखने वाला, फारसी भाषा की नींव रखने वाला, ठीक है। कौन था? रखने वाला कौन था? फिरदौसी। इसने एक रचना लिखी थी, शाहनामा, ठीक है। शाहनामा में इसने क्या किया था? फारसी भाषा की नींव रखी थी, ठीक है। किसकी नींव रखी थी? फारसी भाषा की। अपनी रचना जो शाहनामा है उसमें इसने क्या किया था? फारसी भाषा की नींव रखी थी, ठीक है। मीन्स की फारसी भाषा का श्री गणेश किसने किया था? ये फिरदौसी ने किया था। देखिए जो अलबरूनी की एक किताब है, उसका नाम है किताब उल हिंद। इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है। वो क्या है कि भारत में जो जल संरक्षण के लिए कार्य किया जाता था ना, भारत में उस टाइम पे क्या होता था? भारत में जल संरक्षण, ठीक है। तो भारत में जल संरक्षण जो कार्य हुआ करते थे, ठीक है। कार्यों में उच्च कोटि, जल संरक्षण कार्यों में उच्च कोटि की प्रवीणता, भारत में जल संरक्षण कार्यों में उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा की
की है। मीन्स कि जो जल संरक्षण किया जाता था, तो जल संरक्षण के लिए जैसे जो भी वो कुएं बावड़ी वगैरह ये ठीक है तालाब वगैरह बनाते होंगे, तो उसमें जो टेक्निक यूज़ किया करते थे उसकी प्रशंसा की है किसने? अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने। ठीक, अल-बरूनी ने उसकी प्रशंसा की है किसमें? अपनी किताब किताबुल हिंद में। किताबुल हिंद में। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में जल संरक्षण के कार्यों में उच्च कोटि की प्रवीणता की प्रशंसा, ठीक है, कौन सी किताब में की गई है? तो कौन सी किताब है वो? अल-बरूनी की किताब उल हिंद, इसमें इसकी प्रशंसा की गई है। ठीक, अब देखो अल-बरूनी जो था ना, अल-बरूनी ये कभी भारत में नहीं आया, कभी भारत में नहीं आया, लेकिन इसने भारत के बारे में इतना लिखा कैसे? अब सोचो जरा। ठीक है, कि ये भारत में तो कभी आया नहीं, ये वहीं था, मध्य एशिया में ही था, भारत में कभी नहीं आया, लेकिन इसने भारत के बारे में लिखा है बहुत ज़्यादा। और ये कैसे लिखा है? ये क्या करता था कि भारत से गजनवी के थ्रू, ठीक है, भारत से जितने भी भारत के वेद हैं, पुराण हैं, ये सारी चीज़ें इसने वहाँ मंगवाई। कहाँ? मध्य एशिया में। ठीक है, मध्य एशिया में मंगवाई, सारे वेद पुराण मंगवाए, वेद पुराणों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के बेसिस पे इसने भारत के बारे में लिखा है। बात समझ में आई? तो भारत के बारे में लिखने के लिए इसने वेद पुराणों का अध्ययन किया। इसलिए देखिए पहला मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया, ठीक है, पहला मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया वो कौन है? अल-बरूनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला, ठीक है, करने वाला पहला ये क्या लिख दिया मैंने? करने वाला पहला मुसलमान कौन है? अल-बरूनी। क्योंकि देखो ये कभी भारत आया ही नहीं, लेकिन इसने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कैसे लिखी? भारत के जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, सब ठीक है वहाँ मंगवाता था, उनको पढ़ता था और उनको पढ़ने के बाद ही ये भारत के बारे में लिखता था। ठीक है, तो अपने आप में एक तरीके से विद्वान था, क्योंकि ऐसा काम जो विद्वान होते हैं वही लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया? भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा और ये इसकी प्रशंसा भी की कि जल संरक्षण का कार्य किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अध्ययन करते करते ये क्या बन गया? पहला मुसलमान बन गया जिसने भारत के वेद पुराणों का क्या किया? अध्ययन किया। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।